जय हिंद मित्रों, हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या आपका तैयारी थोड़ा बहुत हुआ है, जिनका तैयारी पूरा हो गया है इनके लिए यह वीडियो नहीं है। अगर जिनका तैयारी अभी स्टार्टिंग में है या शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग के यह वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सामाजिक विज्ञान का हमारा चैप्टर है पृथ्वी हमारा आवास। यह पुस्तक क्लास 6 का एनसीईआरटी है। इसके अंतर्गत विभिन्न चैप्टर है जिसका बारी बारी से हम लोग अवलोकन करेंगे। ये हमारा विषय सूची है। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, 3 नंबर है पृथ्वी की गतियाँ, 4 नंबर मानचित्र, 5 में है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, 6 में है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, 7 में है हमारा देश भारत और 8 नंबर में है भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्य प्राणी। क्लास 6 की ज्योग्राफी में कुल 8 चैप्टर हैं। आप ये चित्र को ध्यान से देखें। यह हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। तो चलते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। 1 नंबर पे जो है बुध है। बुध के बाद जो है ग्रह है शुक्र, यानी 2 नंबर पर सूर्य से जो है दूरी के अनुसार दूसरा नंबर पर ही हो जाता है शुक्र। 3 नंबर पर है आपका ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। 3 नंबर पे हमारा पृथ्वी है। 4 नंबर पे मंगल है। 5 नंबर पे बृहस्पति है। 6 नंबर पे शनि है। दूरी के अनुसार है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। 7 नंबर पे हमारा हो गया यूरेनस। 8 नंबर पे हो गया नेपच्यून। सौरमंडल में पृथ्वी यानी पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, खाली स्थान कहलाती है। तो इसका आंसर है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात, यानी पूर्णिमा के दिन जो है हम चंद्रमा को पूरी तरह देख सकते हैं। कह रहा है कि आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। जी हाँ, देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। यानी पूर्ण चंद्रमा को हम किस दिन देखते हैं? तो पूर्णिमा के दिन देखते हैं। यह दिन क्या कहलाती है? तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? तो खगोलीय पिंड कहलाती है। रात को जो है हम आसमान को अगर देखेंगे तो बहुत सारी वस्तुएं जो है चमकती हुई दिखाई पड़ती है। उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। 3 नंबर है कि सूर्य क्या है। अगर आपसे पूछे सूर्य क्या है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं सूर्य एक तारा है, या आप भली भांति कह सकते हैं सूर्य एक गैसीय गोला है। इसका अवलोकन करते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन जो है 71% है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना है तो 71%। वहीं अगर हीलियम की बात कही जाए तो आप बता सकते हैं 26.5% हीलियम। सूर्य में हीलियम की मात्रा 26.5%। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 2.5%।
तो 71% और 26.5 और 2.5, 26.5 और 2.5, ये आपका 29 और 71 30, यानी कुल मिलाकर के जो है 100% हो जाता है। यानी सूर्य में जो है गैस है तो हाइड्रोजन 71 है, हीलियम 26.5 है और हाइड्रोजन 2.5 है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। सभी वस्तुएं जो रात को जो है हम लोग देखते हैं आसमान में चमकती है, सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है तथा वह गर्म भी होता है, ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? तो गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये भी क्लियर है कि इनके पास जो है अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जिसे क्या करते हैं खगोलीय पिंड? वह उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि तारा किसे कहते हैं, तो हम बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि वैसे खगोलीय पिंड जो आसमान में रात के समय चमकते हैं, जिनमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, वह बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे हम तारा कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि सूर्य भी एक तारा है, तो हम लोग जो है क्लियर हैं कि सूर्य क्या है? तो एक तारा है। अगला प्रश्न है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे अत्यंत छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है कि रात के समय जो तारे जो है चमकते हैं, वह जो है छोटे छोटे दिखाई हमें क्यों पड़ते हैं? तो पृथ्वी से हम बहुत अधिक दूरी पे जो है उन्हें देख पाते हैं। यानी सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पे है, इसके कारण हम इन्हें बहुत छोटे छोटे देख पाते हैं। यहाँ देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे समय सूर्य के समान ही है। ये सभी जो तारे हैं सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। वे सभी जो तारे हैं हमसे बहुत दूर है, इसके कारण जो है हम उनका ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। वे जो है अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखता है। जब हवाई जहाज अत्यधिक दूरी पर उड़ रहा है तो वह भी जो है छोटा दिखाई पड़ता है। 5 नंबर है कि उर्सा मेजर बिग बियर कहलाता है, तो वह नक्षत्र मंडल कहलाता है। 6 नंबर है कि वह तारा जो रात्रि को उत्तर दिशा को बताता है तथा एक ही स्थान पर रहता है, खाली स्थान कहलाता है, तो वह तारा ध्रुव तारा कहलाता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बहुत पहले लोग जो है रात के समय में अधिक रात हो जाने पर आसमान के देख कर के जो है दिशा का पता करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं।
यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा जो है आसमान में एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। सप्तऋषि एक तारों का समूह है जिसकी सहायता से हम जान सकते हैं। रात्रि के समय 7 तारों का समूह दिखाई पड़ता है। सप्त 7 या ऋषि संत, यह तारों का एक समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये जो है सप्तऋषि तारा किसका भाग है? तो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। विभिन्न आकृति के जो हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यानी अर्सा मंडल क्या है? तो नक्षत्र मंडल है। बिग बियर क्या है? नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7, यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि जो है तारा क्या है? प्रश्न पूछे तो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो किसका भाग है? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। 8 नंबर देखिए, प्रश्न है कि वैसे खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, खाली स्थान, इसे कहा जाता है या कहते हैं? तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऊष्मा नहीं होता, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसे ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी क्या है? तो एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? तो एक ग्रह है। 10 नंबर है कि पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा खाली स्थान से प्राप्त करता है, यानी सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी जो है पूरा संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य से प्राप्त करता है। 11 नंबर है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। यह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा नंबर पर है। पहला में बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी है। 12 नंबर है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है जी। आसमान में जो हम चंद्रमा को देखते हैं वह क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, पृथ्वी का सहयोगी है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ है कि पृथ्वी का चक्कर, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ना कि चंद्रमा का चक्कर पृथ्वी लगाती है। नहीं, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। पृथ्वी जिस प्रकार से एक ग्रह है, उसी प्रकार से पृथ्वी को छोड़कर 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से अपना ऊष्मा एवं प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जो सूर्य से जो है ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा है, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना चंद्रमा है, जैसे बृहस्पति, शनि। आगे का चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। आसमान में हम लोग बहुत सारे खगोलीय पिंड
टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं, हमें सभी में प्रकाश नज़र आता है, किंतु ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिसमें प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे जो है खगोलीय पिंड तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगर पूछे कि ग्रह किसे कहेंगे, तो वह खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वह तारों से प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह ग्रह कहलाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रह भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जिस पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं, यानी चर्चा कर रहा है कि जहाँ हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है एक ग्रह है, यह अपना जो है प्रकाश और ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हम पृथ्वी को अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। पृथ्वी को हम अगर अधिक दूरी से यानी चंद्रमा से अगर हम जाकर के देखें तो हमारा पृथ्वी भी चमकती हुई प्रतीत दिखाई देगी। 13 नंबर है कि कौन कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए गए हैं। तो यह ग्रह है बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है। इसके चारों ओर छल्ले पाए गए हैं। कुछ रोचक तथ्य है, यहाँ सर बैठे हुए हैं, यह कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। इनका कहना है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये सर बता रहे हैं कि कुछ ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस है, इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी पट्टियाँ है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगर हम बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस ग्रह के चारों ओर जो छल्ले हैं, अगर हम उसे देखने का प्रयास करेंगे तो खगोलीय दूरबीन से देख सकते हैं। खगोलीय दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो अभी हम बताएं गैलीलियो। 15 में है कि सौरमंडल का प्रधान मुखिया है। तो सौरमंडल का प्रधान जो है सूर्य है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौरमंडल का निर्माण में सूर्य शामिल है, 8 ग्रह शामिल है, उपग्रह शामिल है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड शामिल है, कुछ क्षुद्र ग्रह शामिल है एवं उल्का पिंड शामिल है।
ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का प्रधान कौन होता है, तो सौरमंडल का प्रधान जो है सूर्य होता है। आइए जानें सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में अवस्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में, सेंटर पॉइंट पे स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल जो है सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के लिए जो है प्रकाश का एकमात्र स्रोत जो है सूर्य ही है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, फिर भी हम लोग इसकी गर्मी ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह हमसे जो है अत्यधिक दूरी है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है हमारा पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कुछ देखिए यहाँ पे मैडम बताना चाहती है, क्या आप जानते हैं? जी नहीं जानते हैं, बताइए। कह रही है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पौराणिक रोमन कहानियों के अनुसार जो है सूर्य को जो है सोल कहा जाता था। सूर्य देवता को सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें। मैडम कह रही है अगर आप समझ गए हैं तो सौर शब्द का प्रयोग करते हुए आप अधिक शब्द में लिख सकते हैं। 16 नंबर देखिए, प्रश्न बनता है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ये बार बार जो है ये सबको याद होना चाहिए कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। यहाँ देखिए एक ट्रिक के सहायता से आपको बहुत समय तक याद रहे, इसलिए हमने जो है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम को व्यवस्थित किया है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। आप इसे अच्छी प्रकार से समझ लें ताकि याद रह सकें। इसके लिए हमने ट्रिक का प्रयोग किया है। बस पम्मी, बस आप घर चल। कोई लड़का है, वह बाज़ार घूमने के लिए कहीं चला जाता है, लड़के का नाम पम्मी है, तो वह लड़का कहता है कि बस अब रहने दो, बाद में घूमेंगे। बस पम्मी, बस अब घर चल। बस यहाँ बुध को इंगित करता है, स से शुक्र को इंगित करता है, प से पृथ्वी हो गया और मे से मंगल हो गया। फिर यहाँ देखिए आता है बस बृहस्पति, स से शनि, आ से अरुण जिसे यूरेनस कहा जाता है, ब से वरुण जिसे नेपच्यून कहा जाता है। ये दोनों नहीं है। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। यह सूर्य है। सूर्य से जो है बिल्कुल नज़दीक बुध है यानी मरकरी। यह सूर्य से बहुत नज़दीक है। यह सूर्य से लगभग 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होता है। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होता है।
तो यह 58 मिलियन दूरी पर है। इसी प्रकार शुक्र है 108 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद में जो है पृथ्वी है 150 है, मंगल है 228 मिलियन किलोमीटर है, सब मिलियन में है, और 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होता है, सोच सकते हैं। मंगल के बाद कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो ये देख रहे हैं क्षुद्र ग्रह की ये जो है पट्टी दिखाई प्रतीत हो रही है, ये क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी है। ये जो पट्टी है ये पट्टी के सूर्य से सटे हुए हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रह हैं, जिन्हें हम यांत्रिक ग्रह कहते हैं। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यांत्रिक ग्रह हैं, जो क्षुद्र ग्रह से या सूर्य से बिल्कुल सटा हुआ है। और क्षुद्र ग्रह से जो बाध का ग्रह है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण, यानी सूर्य से यानी जो है सटे हुए 4 ग्रह यांत्रिक ग्रह, और बाकी जो बाध के हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। यहाँ क्षुद्र ग्रह की पट्टी से बाध का ग्रह जो है बाह्य ग्रह, और क्षुद्र ग्रह की पट्टी से अंदर का ग्रह जो है जिसे हम कह सकते हैं यांत्रिक ग्रह कह सकते हैं। बाकी सभी ग्रह की चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। यहाँ कह रहा है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर सभी ग्रह जो है सूर्य का लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये सभी दीर्घ जो है वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। सूर्य के जो है चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह है वे चक्कर दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं। वे सभी जो ग्रह जो है जो कक्षा जो है कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह की चर्चा की गई है। यहाँ भी देखिए बताया गया है कि बुध जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगता है। बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। सूर्य का जो है आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह शुक्र है तो तीसरा ग्रह पृथ्वी है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। कह रहा है एनसीईआरटी कह रहा है कि अभी तक जो है प्लूटो को ग्रह माना जा रहा था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में किया था। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 18 साल पहले। इसमें यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003, यूवी 313, सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये सभी जो ग्रह जो है बौने ग्रह की संज्ञा दिया गया है। बौने ग्रह किसे कहते हैं आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए एक बच्चा कुछ समझाना चाह रहा है, समझते हैं, सबकी बात समझते आए हैं। यह कह रहा है ऐसे बहुत से शब्द जिनका
उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, यानी एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं, यानी दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी एक जो है अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण, जिसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण है। ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी, यानी जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संदर्भ में और अधिक हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ कह रहा है कि जियो प्लस मेट्रिया, यानी जियो प्लस मेट्रिया लॉजी, यानी पृथ्वी का अध्ययन। मेट्रिया जो है या मेट्री पृथ्वी के समान, और आइडिया पृथ्वी के आकार के अनुरूप। यहाँ देखिए एक मैडम है, यह कह रही है कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं बताइए। इनका कहना है कि रात में आसमान को हमेशा मन जो है देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। सही बात है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संदर्भ में जो अध्ययन करता है वह खगोल शास्त्री कहलाता है। क्या कहलाता है? खगोल शास्त्री कहलाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। यहाँ से देखिए प्रश्न बनता है कि आर्यभट्ट जो थे वो किस देश के रहने वाले थे? तो आर्यभट्ट जो है भारत के रहने वाले थे। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे, तो आर्यभट्ट जो है एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। जितने ग्रह तथा चंद्रमा जो है परावर्तित, ये सभी जो है सूर्य प्रकाश के कारण क्या होते हैं? चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। विश्व में जितने भी खगोल शास्त्री हैं सभी जो है कुछ न खोज करने में लगे हुए हैं। तो हमें पता चला, ये मैडम जो है बहुत अच्छी बात बताई है, यह जानकारी दी है कि प्राचीन जो है भारत में खगोल शास्त्री हुए थे जिनका नाम आर्यभट्ट था। वह पहले ही बता चुके थे कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। अब देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है। यह जो है अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। जी हाँ, पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 ही चंद्रमा का व्यास है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग
3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। कह रहा है पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों का तुलना कर सकते हैं। हमने जो है यहाँ ध्यान से देखिए, यह जो है चंद्रमा है, अंतरिक्ष से लिया गया जो है चंद्रमा का यह तस्वीर है। चित्र में दिखाया गया है मानव निर्मित उपग्रह यानी रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। यानी यहाँ से देखिए रॉकेट जो है अंतरिक्ष की ओर जा रहा है, यह जो है पृथ्वी पे गिर रहा है। यहाँ देखिए बताया गया है किस प्रकार से, यहाँ ध्यान दीजिए कि उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये सभी मानव निर्मित उपग्रह हैं। वैसे ग्रह जो मानव अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की पता लगाने के लिए जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट ये सब छोड़ा जाता है, मानव निर्मित ग्रह उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। देखिए प्रश्न कितना बढ़िया है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का जो है पृथ्वी से हम केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। यानी चंद्रमा पर न पानी है न वायु है, यहाँ है पर्वत है, बड़े बड़े मैदान है, गड्ढे के रूप में दिखाए गए हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यहाँ देखिए एक सर है, यह कुछ रोचक तथ्य लेकर के आए हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। तो चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग ने जो है कब कदम रखा, तो 21 जुलाई 1969 को। यहाँ चलते हैं, उपग्रह के बारे में जानते हैं। एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह को हमने समझा। उपग्रह जो है जिस प्रकार सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं उसी प्रकार ग्रह का चक्कर जो है उपग्रह लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। यह ग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, इडुसैट आदि हैं। अब आइए जानते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये देखिए क्षुद्र ग्रह का चित्र है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड से भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कह रहा है कि तारा जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। सही बात है। उपग्रह भी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। ये तीनों को छोड़ करके
आसमान में असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? तो इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझने वाली बात है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। सीधा सा आंसर है कि सूर्य के जो है चारों ओर तारे, ग्रहों, उपग्रह चक्कर लगाते हैं। इसके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। बहुत वर्ष पूर्व जो है ग्रह से विस्फोट के कारण टूटे और टूट करके जो है अलग हो गए। अब आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। देखिए, सूर्य के तो चक्कर लगा ही रहा है सब, पत्थर भी आकर के सूर्य के चक्कर लगाने लगा। छोटे छोटे टुकड़ा पत्थर भी घूम रहा है, कर रहा है। सब जब सूर्य का परिक्रमा कर रहा है तो हम भी करेंगे। वैज्ञानिकों ने उन्हें उल्कापिंड कह दिया। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इतना नज़दीक आ जाता है कि यह सोचता है कि पृथ्वी पर हम गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब यह टूटते हैं, टूट करके आने लगते हैं, तो वायु के साथ जब घर्षण होगा तो यह गर्म होता है और गर्म होने के कारण जो है यह जल जाता है। जिस प्रकार से अगर आसमान से जो है हवाई जहाज टकराता है तो वह भी जो है वायु के साथ घर्षण के संपर्क में आने पर, यानी वायु के कारण जब घर्षण होता है तो वह जो उसमें जो आग लग जाता है तो वह जल जाता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, बिना जले हुए गिरता है। कह रहा है क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह जो है एक चमकदार रास्ते को आपने देखा है? यह जो है लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। सौरमंडल जो है आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगाएं करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इस प्रकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जो है ब्रह्मांड जो है सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है।
यहाँ देखिए ब्रह्मांड के अंतर्गत जो है छोटे छोटे आकाशगंगा है। आकाशगंगा के अंदर सौरमंडल, और सौरमंडल में एक जो है ग्रह है पृथ्वी, जहाँ हम लोग रहते हैं। यानी कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे ग्रहों उपग्रहों से मिलकर जो है सौरमंडल बना है। बहुत सारे सौरमंडल से मिलकर के आकाशगंगाएं बनी है। अब बहुत सारे आकाशगंगाएं से मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आज का हमारा ये एनसीईआरटी का टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, भारती जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करिए, हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।